हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संवैधानिक विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज आर्टिकल 22 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मेरे दोस्तों, इससे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, प्रीएम्बल, इसके अलावा आर्टिकल 15, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, इंदिरा सहानी केस। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो वीडियोस जरूर देखें। वो वीडियोस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत हेल्पफुल होंगी एग्जाम में आपके, तो प्लीज़ उन वीडियो को जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में आर्टिकल 22 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करता हूँ अपने टॉपिक की। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको आर्टिकल 21 पढ़ाया था। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। व्हाट डज इट मीन? कि एक पर्सन को हम उसकी लाइफ से, उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं कर भी सकते हैं एक प्रोसीजर के माध्यम से जो लॉ ने एस्टैब्लिश किया हो। हमें एक प्रोसीजर चाहिए जो लॉ इस्टेब्लिश करता है, तो हम किसी को उसकी लाइफ से वंचित कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल 22 की, तो इसमें जो हमें राइट्स दिए गए हैं, इसमें जो हमें बताया गया है, वो कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर ही है जिसको फॉलो कर हम किसी के राइट को, किसी की व्यक्ति की लाइफ से उसको वंचित कर सकते हैं। मेरा मतलब बोलना क्या है कि आर्टिकल 22 आर्टिकल 21 का ही एक आगे बढ़ाया गया कदम है। 21 में बोल दिया किसी बंदे को वंचित नहीं किया जाएगा उसकी लाइफ से एक प्रोसीजर के एस्टैब्लिश किए बिना। और वो प्रोसीजर कैसा होगा, वो आर्टिकल 22 बता देता है। आर्टिकल 22 में कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ राइट्स लिखे हैं जो कहीं ना कहीं प्रोसीजर है किसी बंदे को उसकी लाइफ से डिप्राइव करने का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आर्टिकल 22 बोलता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो तो आपको उस बंदे को अरेस्ट के ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। आर्टिकल 22 बोलता है कि अगर आप किसी बंदे को अरेस्ट करते हो, किसी पर्सन को अरेस्ट करते हो, तो आपको 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना पड़ेगा। आर्टिकल 21 बोलता था हमने किसी को उसकी लाइफ से वंचित नहीं करना है, कर भी सकते हैं कि प्रोसीजर के माध्यम से। और वो प्रोसीजर क्या है? आर्टिकल 22 में दिया हुआ। आप उसको उसके ग्राउंड्स बताओ और साथ में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। ये प्रोसीजर आप फॉलो करते हो तो किसी व्यक्ति को अगर आपने उसकी लाइफ से वंचित किया तो दैट विल बी अलाउड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आर्टिकल 21 और 22 साथ में चलने वाले आर्टिकल है। 22 में कुछ एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बताई गई है जो आर्टिकल 21 में बताया गया है कि किसी को हम उसकी लाइफ से वंचित नहीं कर सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। वो प्रोसीजर क्या होगा, कुछ हद तक आर्टिकल 22 में बताया गया है। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं अरेस्ट की बात करूं तो अरेस्ट जो है वो एक तो ऑर्डिनरी लॉ के अंडर हो सकती है। ऑर्डिनरी लॉ का मतलब क्या है? किसी ने कोई क्राइम किया, ऑफेंस किया, उसको सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर अरेस्ट कर लिया। किसी ने किसी को जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस किया, उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर अरेस्ट कर लिया। किसी ने डोरी मांगी, डोरी की डिमांड करी, उसको डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर अरेस्ट कर लिया। ये तो ऑर्डिनरी लॉ जो बने होते हैं हमारी कंट्री के, उसके अंडर भी अरेस्ट की जा सकती है। दूसरा अरेस्ट जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर भी की जा सकती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर भी अरेस्ट हम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लॉ जो अरेस्ट का प्रोविजन करता है जिसमें बंदे को अरेस्ट किया जाता है, बंदे को डिटेन किया जाता है पर किसी ऑफेंस को होने से रोकने के लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसी डिटेंशन जो कुछ काम को करने से रोकने के लिए की जाती है। शक के आधार पर जब किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है कि ये बंदा कहीं क्राइम ना कर दे फ्यूचर में, इसको रोकना है क्राइम होने से पहले, उस टाइम भी डिटेंशन हो सकती है। तो डिटेंशन ऑर्डिनरी लॉ में भी हो सकती है, किसी ने क्राइम किया उसको अरेस्ट कर लिया, और डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर भी हो सकती है। तो जो हमारा आर्टिकल 22 है, वो आर्टिकल इन दोनों ही तरह की डिटेंशन के लिए हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है। इन दोनों तरह की डिटेंशन के रिगार्डिंग हमें कुछ महत्वपूर्ण राइट्स प्रोवाइड करवाता है। हम इस वीडियो में सारे राइट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस आर्टिकल 22 का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों आर्टिकल 22 बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 22 को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं आर्टिकल 22 के ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है अवॉइडेंस ऑफ मिसकैरिज ऑफ जस्टिस। अवॉइड करना मिसकैरिज ऑफ जस्टिस को, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो,
इसी की वजह से आर्टिकल 22 बनाया गया है। अब देखिए, हमें पता है कि हमारे लॉ में, हमारे जूरिस्प्रूडेंस में दो प्रिंसिपल्स हैं जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स माने जाते हैं। पहला प्रिंसिपल्स है ओडी अल्टरम पार्टम। ओडी अल्टरम पार्टम, इसका मतलब होता है हियर द अदर पार्टी आल्सो। इसका मतलब होता है हियर द अदर पार्टी आल्सो। ओडी अल्टरम पार्टम, हियर द अदर पार्टी आल्सो। और दूसरा होता है रूल अगेंस्ट बायस। रूल अगेंस्ट बायस, दूसरा प्रिंसिपल रूल अगेंस्ट बायस। इसका मतलब होता है नो वन कैन बिकम जज इन हिज ओन केस। मैंने क्या बताया आपको कि हमारे जूरिस्प्रूडेंस में दो प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक है ओडी अल्टरम पार्टम, दैट इज हियर द अदर पार्टी। अगर कोई केस चला है तो जिस बंदे को आप अरेस्ट कर रहे हो उसको भी सुनना चाहिए आपको, दोनों पार्टीज को सुनो। मैंने बोला उसने मेरे घर चोरी करी, मैंने बोला उसने मेरे घर चोरी करी, तो मेरे बोलने की कारण ही उसको सजा नहीं मिलेगी, उसको भी सुना जाएगा, चोरी करी नहीं करी उसको भी डिफेंस का मौका दिया जाएगा। तो ओडी अल्टरम पार्टम पहला प्रिंसिपल है। और दूसरा रूल अगेंस्ट बायस, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। अगर मैंने किसी के घर में चोरी करी है, मेरे ऊपर आरोप लगा है, तो मैं खुद ही जज नहीं बन सकता कि मैं जज बनकर डिसीजन दे दूं मैंने चोरी नहीं करी। नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। तो ये जो दो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के, इन प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 22 आया है। देखिए आर्टिकल 22 में जो राइट्स दिए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अरेस्टेड पर्सन को बताने, उसको बोलना कि तेरे पास राइट है तो अपना वकील हायर कर ले। तो ये राइट्स क्यों उसको दिए गए हैं? ताकि उससे सुनने का जो राइट है ओडी अल्टरम पार्टम, वो उसको एक्सरसाइज कर सके। जब तक उसको पता ही नहीं होगा उसके ऊपर आरोप क्या लगे हैं, वो अपना डिफेंस कैसे तैयार करेगा, वो कैसे अपने आप को सुनाएगा, जब तक उसको पता नहीं चलेगा उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है, जब तक उसको बोला नहीं जाएगा तुम किसी वकील को हायर कर लो, किसी वकील की सलाह ले लो, मशवरा ले लो रिप्रेजेंटेटिव का, अपने केस में किसी को आगे ले आओ अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, जब तक उसको ये राइट पता नहीं होंगे तो वो अपना ये वाला राइट जो है ओडी अल्टरम पार्टम कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो इस प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, इसलिए आर्टिकल 22 को लाया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं आर्टिकल 22 जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, क्या एप्लीकेबिलिटी है आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 की एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है मेरा कि हु कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 22 आर्टिकल का बेनिफिट कौन क्लेम कर सकता है। तो पहली बात इंडियन, जो भी इंडियन सिटीजन होंगे, जो भी इंडियन सिटीजन होंगे वो सारे आर्टिकल 22 का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। जो हम आर्टिकल 22 में पढ़ेंगे, आगे राइट्स पढ़ेंगे, वो आर्टिकल 22 के राइट्स जितने भी इंडियन सिटीजन है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन क्लेम कर सकते हैं रादर। दूसरा, जो फॉरेनर है कैन आल्सो, जो हमारे देश में फॉरेन कंट्री के लोग आए हुए हैं, फॉरेन कंट्री के सिटीजन है, अगर उनको भी अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो जो राइट्स आर्टिकल 22 में दिए गए हैं ये फॉरेनर्स को भी अवेलेबल होंगे। ये केवल सिटीजन तक सीमित नहीं है, ये फॉरेनर्स को भी मिलेंगे। लेकिन ये राइट मिलेंगे किसको ना, डज नॉट एप्लीकेबल। जो राइट हम पढ़ेंगे अभी, कुछ राइट्स किसको नहीं मिलेंगे। पहली बात, जो फॉरेन कंट्री के हों पर एलियन हो, फॉरेन alien enemy, sorry, that is alien enemy, foreign enemy, not foreign alien but alien enemy। foreign और alien तो एक ही बात होती है, I am sorry for this, foreign alien enemy, sorry। अगर कोई बंदा एलियन है और एनिमी है, एलियन मतलब फॉरेन कंट्री का और एनिमी मतलब शत्रु, अगर वो फॉरेन कंट्री का शत्रु है तो वहां भी ये राइट एप्लीकेबल नहीं होंगे, उसको नहीं मिलेंगे। अर्थात हमारा किसी देश के साथ युद्ध चला है, तो उस देश के लोगों को जो अरेस्ट किया जाएगा उसे आर्टिकल 22 का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। ना उनको अरेस्ट के ग्राउंड्स बताने की जरूरत है, ना 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत है, ना उनको किसी वकील को हायर करने का राइट देने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। किसको? फॉरेन एनिमी को, एलियन एनिमी को। एलियन एनिमी कौन होगा? विद हुम इंडिया इज विद वॉर, जिसके साथ इंडिया का वार चला हुआ है, इंडिया का वार युद्ध चला हुआ है जिस कंट्री के साथ, उस कंट्री के लोग जो हैं वो एनिमी एलियन मान लिए जाएंगे। तो आर्टिकल 22 की जो राइट्स अवेलेबल हैं वो इंडियंस को भी है, फॉरेनर्स को भी है। लेकिन फॉरेनर अगर एलियन एनिमी है तो वो राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। तो आइए जानते हैं आर्टिकल 22 में दिए हुए राइट्स। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं आर्टिकल 22 की बात करूं
तो आर्टिकल 22 में हमें बेसिकली 4 राइट्स दिए गए हैं। 4 राइट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनको अच्छे से डिटेल में जानेंगे क्या राइट्स हैं। सबसे पहला राइट ये बोलता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एज सुन एज पॉसिबल ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सबसे पहला राइट जो एक अरेस्टेड पर्सन को दिया गया है वो ये है कि जो अरेस्टेड पर्सन होगा उसको आप ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि अरेस्ट क्यों किया गया है, ग्राउंड क्या है अरेस्ट के, वो जितना जल्दी होगा उतने जल्दी बताओगे, उसी टाइम उसको बताओगे कि आपको इन ग्राउंड्स की वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। अब मेरे दोस्तों अरेस्ट के ग्राउंड्स बताने की जरूरत क्यों है, तो इसमें वही है ओडी अल्टम पार्टन वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाता है कि एक्यूज्ड को डिफेंस के लिए वो अपनी तैयारी कर सके। हमें पता है कि एक्यूज्ड अपना डिफेंस लेगा, कोर्ट में बोल लेगा मैंने ये क्राइम नहीं किया है, तो उसको पता तो होगी क्राइम कौन सा है, ऑफेंस कौन सा है, उसके ऊपर आरोप कौन सा लगा है, उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। जब तक उसको यही पता नहीं होगा कि उसके ऊपर आरोप कौन सा लगा है, वो कैसे अपना डिफेंस लेगा। अब एक व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है, तो वो कैसे अपना डिफेंस तैयार करके, अपने विटनेस तैयार करके, अपने एविडेंस तैयार करके कोर्ट में पेश होगा, तो ताकि उसको वो डिफेंस अपना अच्छे से ले सके। इसलिए सबसे पहला राइट उसको दिया गया है कि उसको हमने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने कि अरेस्ट की किन ग्राउंड्स पे गई है। मेरे दोस्तों इसमें केस है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आप याद कर लो, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जोगिंदर कुमार है, सॉरी दिस इज जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, एक बड़ी लैंडमार्क केस है अरेस्ट के ऊपर, डीके बासु का केस है, वो बहुत लैंडमार्क केस है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो एक्यूज्ड पर्सन होता है जिसको आप अरेस्ट करते हो, उसको उस अरेस्ट के ग्राउंड्स भी बताने पड़ते हैं ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। दूसरा जो राइट मिला हुआ है वो मिला हुआ है राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। एक व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया जाता है उसके पास राइट होगा कि वो लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से अपने आप को डिफेंड कर सके, वो किसी वकील को हायर कर सके, उसको रोका नहीं जाएगा वकील हायर करने से। अगर कोई व्यक्ति खुद बात नहीं कर सकता तो अपने बिहाफ में किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकता है और वो फिर उसका केस फाइट करेगा, ये उसका राइट है आर्टिकल 22 में दिया हुआ। तो मेरे दोस्तों इसमें भी केस जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है जिसमें ये बात बोली गई थी कि ये राइट भी एक व्यक्ति को अवेलेबल है जिसको हम अरेस्ट करते हैं। दूसरा मेरे दोस्तों इसमें केस है, केस का नाम आप लिख लीजिए, बड़ा लैंडमार्क केस है। इसमें एक केस का नाम है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस शोभा राम 1966 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस शोभा राम 1966 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट था, उसका एक सेक्शन 63 था। 63 सेक्शन में बोला गया था कि जब न्याय पंचायत कोई डिसीजन देती है, कोई केस सुनती है, तो जो व्यक्ति हैं वो पर्सनली आकर अपना केस सुनाएंगे और किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 63 को, जो मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट का था, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, हटा दिया, रिपील कर दिया और कहा कि आर्टिकल 22 का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है, कोई व्यक्ति किसी भी कोर्ट के सामने अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपेयर हो सकता है। और ये जो न्याय पंचायत भी एक कोर्ट ही है एक तरह से, और इसके सामने अगर कोई व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं करने दिया जाता तो उसके राइट का वायलेशन हो रहा है और हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 22 के अंदर ये राइट मिला हुआ है कि हम किसी भी व्यक्ति के माध्यम से कोर्ट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तीसरा राइट है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर। 24 घंटे के अंदर एक अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। दिस इज अ राइट। ये राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इनफैक्ट हमारे स्टैट्यूटरी जो राइट्स हैं, हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें भी ये राइट दिया गया है। अगर आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जाते हो, वहां लिखा हुआ है 24 घंटे के अंदर बंदे को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, तो वहां तो चलो स्टैट्यूटरी राइट था, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दे दिया, हमें फंडामेंटल राइट दे दिया कि 24 घंटे के अंदर बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब 24 घंटे जो है उसमें हम वो चीज काउंट नहीं करेंगे, वो टाइम काउंट नहीं करेंगे जो एक पर्सन को यहां से लेकर वहां तक जाने में, मजिस्ट्रेट तक जाने में जो जर्नी का टाइम हुआ, द टाइम विच वुड टेक प्लेस इन जर्नी, दैट वुड बी एक्सक्लूडेड। ये टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा 24 घंटों में से। तो 24 घंटे के अंदर बंदे को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश करना पड़ेगा। और फोर्थ राइट दिया गया है राइट नॉट टू बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदिन 24 आवर्स
अदरवाइज देन ऑन द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। क्या लिखा हुआ है कि एक बंदे की का राइट है कि उसको 24 घंटे के बाद भी कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, हाँ रखा जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे। इसमें भी हमारा सीआरपीसी एप्लीकेबल हो जाता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसका सेक्शन 167 जो है वो इसी की बात करता है। अगर हमारे 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पुलिस वाले बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाते हैं और मजिस्ट्रेट अगर उसको बोले कि इसको जेल में डालना है या इसको जो है आपने पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में डाला जाएगा, अदरवाइज उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों किसी बंदे को 24 घंटे के बाद भी आप कस्टडी में नहीं रख सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना हो। तो देखिए आप, हमारे पास 4 राइट्स हमने पढ़े जो राइट्स हमारे अरेस्टेड पर्सन को मिले हुए हैं। पहला राइट ये मिला हुआ अरेस्टेड पर्सन को कि भाई उसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे अरेस्ट के, कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। दूसरा राइट जो उसे मिला हुआ है वो ये मिला हुआ है कि उसके पास राइट है कि वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तीसरा राइट उसको ये मिला हुआ है कि वो 24 घंटे के अंदर उसको हमें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और अगला राइट ये मिला हुआ है कि मजिस्ट्रेट भी डिसाइड करेंगे कि उसे 24 घंटे के बाद आगे रखा जाएगा कस्टडी में, नहीं मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना आप उसे कंटिन्यूसली कस्टडी में नहीं रख सकते। ये 4 राइट्स हमारे आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। मेरे दोस्तों ये राइट अगर देखा जाए बेसिकली ये ऑर्डिनरी टाइम पे जो बंदी की अरेस्ट होती है उस टाइम पर मिले हुए राइट्स हैं, क्योंकि ये राइट्स जो मैंने पढ़ाया आपको इसके एक्सेप्शंस हैं, ये किसको नहीं मिलते। अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूँ, यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ आपको, एक्सेप्शंस की बात करूँ तो पहली एक्सेप्शन है ये राइट नहीं मिलते हैं एलियन एनिमी। मैंने पहले भी बताया आपको एलियन एनिमी, जो एलियन एनिमी हमारे जो जिससे हमारी लड़ाई चली है, वार चला है इंडिया का, उस देश के जो एलियन एनिमी होंगे उनको ये राइट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा ये जो राइट्स हैं, राइट्स उनको भी नहीं मिलते जिस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हम अरेस्ट करते हैं, जिस बंदे को हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट करते हैं। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी बंदे को अरेस्ट करना, क्यों अरेस्ट करना, शक के आधार पर। अब किसी को शक के आधार पर अरेस्ट किया तो उसे क्या ग्राउंड्स बताएंगे उसके अरेस्ट के। किसी को शक के आधार पर अरेस्ट करना है ताकि वो क्राइम ना करे, तो जब तक शंका रहेगी वो क्राइम कर सकता है तो उसको अरेस्ट में रखेंगे। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का तो मतलब नहीं पैदा होता। तो इन 2 पॉइंट्स पर हम ये राइट्स इन दोनों व्यक्तियों को अवेलेबल नहीं कराते जो एलियन एनिमी हो और जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया गया हो। लेकिन मेरे दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसको डिटेन किया जाता है उसको कुछ स्पेसिफिक राइट्स हमारे आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हमने यही जानना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर लें। अगली वीडियो में, अगले पार्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन को कवर करूंगा, वीडियो काफी लंबी होगी इसलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।